नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 मई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब करने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रे डॉग्स के लिए ऑर्डर दिया है उसका ज़रा अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेबीज़ या फिर डेंजरस डॉग जो होते हैं जो काट सकते हैं उन्हें इथ्यूनेसिया दिया जा सकता है, मतलब कि उनको मारा जा सकता है। ये भी अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस टॉपिक को ज़रा समझेंगे कि क्या मुद्दा है और क्या होता है रेबीज़। उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि एक स्माइल मिशन है। क्या नाम है? स्माइल। ये किसका मिशन है? तो चाइनीज़ स्पेस कम्युनिटी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह जॉइंट मिशन है जो सन के लिए भेजा जाएगा। इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। इसके साथ में और भी टॉपिक होंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। कल एक फैक्चुअल एरर हो गया था जो मैंने बताया था। मैंने स्वीडन को कह दिया था झीलों का देश है, जबकि फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक फैक्चुअल एरर था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भारत में जो ब्रिक्स का समिट होगा इस साल नवंबर-दिसंबर के आसपास, तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो दोनों भारत की यात्रा पर आएंगे। तो फिलहाल में तो जो पुतिन हैं उनकी चीन की यात्रा हुई है। चीन आजकल डिप्लोमेटिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी वहाँ पर गए थे, और अभी रूस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी वहाँ की यात्रा की है। 2 दिवसीय इनकी भी यात्रा है। ख़त्म होने दीजिए इन यात्रा को, उसके बाद से एक दिन इसको हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि एक गेस्ट पेपर बनाया गया था नीट एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का, और सारे सवाल वहीं से आ गए थे। कुछ साल पहले बीपीएससी का भी एक पेपर हुआ था जिसमें अक्षरशः ऑप्शन सहित एक कोचिंग के सवाल मैच कर रहे थे, लेकिन अपने यहाँ पर इग्नोर करने की परंपरा है और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इमोशनल होकर के। जांच पड़ताल कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार की चीज़ें तो बीपीएससी में भी हुआ है। आपको पता भी होगा कि अक्षरशः 40 से 45 सवाल तक मैच कर गए थे, और बाय ऑप्शन एंड अक्षर, एक एक लाइन बाय लाइन, लेकिन उसका फिर आगे कुछ हुआ ही नहीं। ये पेपर लीक कैसे हुआ था? तो जिन्हों पेपर बनाने का काम दिया गया था प्रोफेसर महोदय को, 2 प्रोफेसर थी, दोनों पूना के रहने वाले हैं, और इन्हीं दोनों के द्वारा इस पेपर को लीक किया गया था, नीट पेपर को। दोनों की गिरफ्तारी भी हुई, अर्थात एनटीए ने जिनको काम दिया उन्होंने ही पेपर को लीक कर दिया। तभी तो अक्षरशः मैच कर सकता है, सवाल बाय सवाल सारे ही सवाल मैच करेगा। और क्या तकनीक हो सकता है भाई? कभी भी 2 आदमी सवाल बनाएगा तो एक जैसे सवाल होने की संभावना 0.00001% होता है। अगर मैच कर रहा है तो निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में होता है। खैर बीपीएससी में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीट में उसकी जाँच पड़ताल तो हो रही है और गिरफ्तारी भी हुई है। नीट एक सोसाइटी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है, अर्थात इसके संसद में भी ऑडिट नहीं की जा सकती और वैसे भी इसका ऑडिट नहीं हो सकता है। तो पता नहीं क्यों इस प्रकार की संस्था को इस प्रकार के एक्ट के जरिए बनाया गया, सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया, जिसका संसद में ऑडिट नहीं किया जा सकता। जबकि सीबीएसई जो है उसके संसद में भी ऑडिट की जा सकती है और वैसे भी उसके लिए जवाब मांगा जा सकता है संसद में भी। तो ये एक नीट के बारे में है जिसका अध्ययन हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। शुरू करते आज का टॉपिक। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, पहला टॉपिक क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को लेकर, आवारा कुत्ते जो होते स्ट्रे डॉग, उनको लेकर के, कि आवारा कुत्तों के हमलों से नागरिकों को बचाने का अधिकार है, और इसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, तो जो आवारा कुत्ते हैं या जो कुत्ते रेबीज़ फैला सकते हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इथ्यूनेसिया के द्वारा इच्छा मृत्यु उन्हें हम दे सकते हैं। तो कुत्ते अपनी इच्छा मृत्यु कैसे बयां करेंगे? 4 बार भौंकने का मतलब होता है कि हाँ मुझे मरना है। इच्छा मृत्यु का क्या तात्पर्य होता है? कौन तय करेगा कि इसको इच्छा मृत्यु देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो ज़रा समझेंगे इस टॉपिक को कि भारत में आवारा कुत्तों के काटने और उनके हिंसक मामलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतिम आदेश जारी किया है। आपको एक अच्छी चीज़ ये बताता हूँ मैं कि डॉग लवर्स दुनिया में, भारत में सबसे कम पाए जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन आवारा कुत्ते सड़कों पर
सबसे अधिक भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये किसका फेल्योर है? तो ये हमारे सिस्टम, नगर पालिका, लोकल बॉडीज़ की यह गलती होती है कि आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा फैले हुए थे जहाँ तहाँ। डॉग लवर्स, एनिमल्स लवर्स की तुलना तो पश्चिमी देश और आपको बाकी देशों में ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से सड़कों पर कुत्ते नहीं घूम रहे होते हैं। वहाँ पर हर कुत्ते का कोई न कोई देख रेख करने वाला होता है। लेकिन भारत में जिस प्रकार की नगर पालिका, लोकल बॉडीज़ है, इसके कारण से यहाँ पर आपको आवारा पशु ज्यों त्यों आपको फैले हुए दिखते हैं, और उसके कारण से बाधाएं तो होती है, न केवल सड़क पर चलने में बल्कि काट लेते। कितने सारे लोगों की तो मृत्यु भी हुई है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं, अगर हो गया तो मृत्यु तय है। जरा क्या है इसमें मामला? तो न्यायालय ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेबीज पीड़ित और खतरनाक, लेकिन खतरनाक की परिभाषा क्या होगी? कौन डिसाइड करेगा कि यह कुत्ता जो है ये खतरनाक है? आवारा कुत्तों को हटाने और विशेष परिस्थितियों में उन्हें इच्छा मृत्यु देने की भी अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। अब दिल्ली में प्रदर्शन होगा, सारे डॉग लवर्स आ जाएंगे कहाँ पर? तो चांदनी चौक पर प्रदर्शन करने के लिए। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ है। ये 3 न्यायाधीश महोदय हैं। इन्होंने आर्टिकल 21 का विस्तार कहा है। इसको, इस सुविधा को उन्होंने क्या कहा इस फैसले को? कि यह आर्टिकल 21 का विस्तार है। आर्टिकल 21 का मतलब क्या होता है? जीवन और मृत्यु का जो अधिकार दिया गया वो इसी में शामिल है। आर्टिकल 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी, प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार भी शामिल है कि वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी डर या शारीरिक नुकसान के भय के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ये आर्टिकल 21 के तहत में दिया गया है ना। लेकिन इसका उल्लंघन कौन कर रहा था? भाई कुतबा जो है, उसी कारण से इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि इंसानों को इंसानों से ज़्यादा खतरा है। आजकल जानवर थोड़े से कम खतरे वाले होते हैं, इंसान ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इच्छा मृत्यु की अनुमति यदि कोई आवारा कुत्ता रेबीज पीड़ित, लाइलाज रूप से बीमार या प्रमाणित रूप से खतरनाक या आक्रामक है तो पशु चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाती है। ये दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया है? अगर कोई कुत्ता जिसके काटने पर रेबीज हो सकता है या लाइलाज बीमारी है उस कुत्ते को, जैसे पागल हो गया, मत भ्रम हो गया है, खतरनाक और आक्रामक अगर उसको घोषित कर दिया गया है, तो पशु चिकित्सक के रिकमेंडेशन पर आप उसे इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस प्रोसेस के बारे में सवाल पूछ सकता है, बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। शैक्षणिक और सार्वजनिक संस्थानों को तत्काल हटाना, यहाँ से तत्काल हटाना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशन के परिसरों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटा दिया जाए। इन कुत्तों को उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद निर्धारित आश्रय स्थल में भेजना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दायित्वों को बढ़ाया है। अपराध का दायित्व ये डाल दिया गया उन लोगों पर जो कुत्ते को जहाँ तहाँ खाना खिलाते रहते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डॉग लवर्स के लिए लाइन उचित होगा। यदि किसी कॉलेज, कैंपस या संस्थान में कोई एनिमल वेलफेयर ग्रुप या छात्रों का समूह आवारा कुत्तों की देखभाल करना चाहता, उन्हें भोजन खिलाना चाहता है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से संस्थान के प्रमुख के पास एक हलफनामा जमा करना होगा। और इस हलफनामे में होगा कि अगर इस कुत्ते के द्वारा किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी, आर्थिक और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर में होगी, आपको उठाना पड़ेगा। सज़ा भी आपको ही होगा अगर इस तरह के कुछ भी कृत्य ये कुत्ता करता है तो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप डॉग लवर हैं तो कुत्ता को खाना खिला करके छोड़ नहीं सकते हैं, आपको लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। यदि कोई समूह यह हलफनामा नहीं देता है तो संस्थान परिसर के भीतर आवारा कुत्तों को रखने या खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर आपने इस चीज़ को उल्लंघन किया इस चीज़ का, तो सज़ा भी सुनाई जा सकती है, कार्रवाई भी की जा सकती है। कानूनी ढांचे और पुराने कुछ नियम है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है। पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2023 है, जिसके तहत में क्या कहा गया है कि वर्ष 2023 में नियमों में प्रावधान था कि टीकाकृत या नसबंदी किए गए कुत्तों को वापस उसी स्थान पर छोड़ देना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया है। आपने देखा होगा अगर कभी नगर पालिका को कॉल किया होगा तो
कॉल करते हैं तो आते हैं, वो कुत्ते उठा करके ले जाते, उसको इंजेक्शन लगाते हैं या नहीं लगाते, जो भी करते हैं, फिर वहीं पर आकर के छोड़ देते हैं उसे। तो ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि ठीक है ये सही है, लेकिन अब उसमें परिवर्तन कर दिया है। 1960 का अधिनियम 2023 के नियम नगर निकायों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने से नहीं रोकते हैं। ये नियम प्रतिबंधित क्षेत्र या शैक्षणिक परिसर में आवारा कुत्तों की निरंतर उपस्थिति को उचित नहीं ठहराते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से इस नियम का उल्लंघन आप इस आधार पर कर रहे हो कि हमने उसमें लगा दिया है और अब हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये सही नहीं है। पब्लिक प्लेसेस से, सभी जगहों से आपको हटाना ही पड़ेगा इन कुत्तों को। तो कुत्तों के बारे में आज पहला टॉपिक था, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि युवा जो होते हैं बेरोज़गार, जो क्रिटिसिज्म कर तो सब कॉकरोच होते हैं। तो कॉकरोच, कुत्ते, आज मधुमक्खी दिवस भी है, 20 मई आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। तो इसी प्रकार से जीवन चल रहा है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, रेबीज़ रोग। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। कुछ दिन पहले इंसानों के लिए भी एक हलफनामा डाला गया था कि अगर किसी व्यक्ति को रेबीज़ जैसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज पृथ्वी पर है ही नहीं, तो उन्हें क्यों ना इथनीसिया दे दिया जाए, क्योंकि वो तरफ तरफ के मरते हैं, बहुत दर्दनाक मौत होती है। उससे बेहतर होगा कि उन्हें इथनीसिया दे दिया जाए, लेकिन ये अभी भी पेंडिंग है। देखिए आने वाले समय में क्या इस पर फैसला आता है। रेबीज एक बेहद गंभीर, संक्रामक और एक घातक वायरल बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। यह जूनोटिक है, अर्थात जानवरों से इंसानों में फैलती है। कौन कौन से जानवर, तो कुत्ता, घोड़ा, बिल्कुल सही सुन रहे आप, बंदर, ये सब जो पशु हैं, इन सब के काटने से रेबीज़ बीमारी हो सकती है। ठीक है। तो और 100% यह इसमें डेथ कन्फर्म होता है, कोई इसका इलाज है ही नहीं। तो अगर टीके लगे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो काटने के तुरंत बाद आपको टीका लेना पड़ता है। रोग पैदा करने वाले जीव के बारे में ज़रा जानते हैं। वायरस का नाम, यह बीमारी लाइसा वायरस, इसका नाम याद रखिएगा। आजकल रेबीज चर्चा में रहता है तो पूछा जा सकता है। लाइसा वायरस जो रैप्डोविरिडे वायरस परिवार से संबंधित है। यह वायरस देखने में एक बुलेट के शेप के आकार का होता है। इस प्रकार से इसका आकार होता है। बुलेट जो होता है, गोली जिसको कहते हैं, है ना, इस प्रकार से इसका आकार होता है ये। तो इसके कारण से रैबिडोविरिडे परिवार का है और लाइसा वायरस है ये, रेबीज जहाँ से आया हुआ है। कैसे फैलता है ये? यह वायरल संक्रमित जानवरों के लार, सलाइवा, या फिर जब कोई संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला, घोड़ा इंसानों को काटता है, खरोंचता है समटाइम, तो उसके कारण से यह फैल सकता है। खुले घाव का अगर यह चाट ले कुत्ता तो भी फैल सकता है। वैश्विक और भारत स्तर पर मनुष्यों में रेबीज़ की लगभग 99% मामले आवारा कुत्तों के कारण ही आते हैं, आवारा कुत्तों के कारण ही देखने को मिलता है। प्रारंभिक लक्षण तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जिन्हें रेबीज हो जाता है उनको दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, एक हवा और एक पानी। पानी को देख करके वो भागने लग जाते, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। पानी के कारण से, पानी के देखते उनके अंदर डर बैठता है, भागते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कुत्तों जैसे भौंकने भी लग जाते हैं कई सारे लोग। तो जिससे मरीज़ पानी नहीं पी पाता है, पानी देख करके ही डर जाता है और इसके कारण से मृत्यु हो जाती है। एरोफोबिया भी होता है, हवा, तेज़ हवा चल रहा है या ठंडक वाली हवा है तो उससे भी वो डर जाते हैं। भ्रम और उसके बाद आक्रामकता, मति भ्रम, अत्यधिक लार टपकना, सारे पशुओं वाले लक्षण आने लग जाते हैं और उसके बाद मृत्यु तय होता है, 100% ही तय होता है। रेबीज़ का कोई इलाज नहीं, लेकिन समय पर दी गई रोकथाम इसे रोक सकती है, अर्थात काटने के तुरंत बाद अगर आप टीके वगैरह लेते हैं तो रोक सकते हैं। काटने के तुरंत बाद रेबीज़ का टीका लगाना अनिवार्य होता है। गंभीर मामलों में वायरस को तुरंत बेअसर करने के लिए घाव के आसपास रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन नामक इंजेक्शन एक लगाया जाता है, जिससे रेबीज़ फैलने से रुक जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2030 तक रेबीज़ के मरीजों की संख्या कम करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएट रेबीज़ एलिमिनेशन NAPRE स्कीम भी चलाया हुआ है, जिसके तहत में 2030 तक रेबीज़ मरीजों की संख्या को कम करना है। आवारा कुत्ते जो होते हैं उन पर भी लगाम लगाना है, ये सरकार ने तय किया हुआ है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, यहाँ से कई सारे सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज अर्थ प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सन, न्यू मिशन टू फाइंड आउट, कि
सूर्य से पृथ्वी की सुरक्षा कैसे कर सकता है पृथ्वी, इसके बारे में एक नया मिशन शुरू किया गया। इसका नाम है स्माइल सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर लोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक एक्सोप्लानर, इसको कहा जाता है क्या, तो स्माइल, इसको क्या कहा जा रहा है, स्माइल सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर लोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ज़रूर याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हाल ही में चर्चा में रही है योजना या मिशन, मिशन, इस मिशन का फुल फॉर्म क्या है। पहली बार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, वैसे तो दुनिया मिलकर के आजकल लड़ाई झगड़े कर रही है, लेकिन कभी कभार अच्छे काम कर लेती, इसलिए उसे याद रखना चाहिए, क्या पता सवाल वहीं से पूछ ले। और चीनी विज्ञान अकादमी CAS पूरी तरीके से एक संयुक्त मिशन अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाली खतरनाक ऊर्जा से हमारी रक्षा कैसे करता है। सोलर विंड जब पृथ्वी की ओर चलती है तो पृथ्वी इस प्रकार से है, यह नॉर्थ और यह साउथ, और पृथ्वी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड की एक खासियत होती है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ये तो 10 से पहले का भी विज्ञान है गुरु, इसमें तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान का बैकग्राउंड नहीं है। यह क्या करता है, एक लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक लूप बनाता है, और इस लूप के जरिए सोलर विंड से हमारी पृथ्वी को सुरक्षित कर लेता है ये, है ना। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की भी एक सीमा है। अगर सोलर विंड बहुत ही कठोर हो तो यह पृथ्वी को पूरी तरीके से ख़राब कर सकती है। हमारे सारे सैटेलाइट, पृथ्वी पर जितने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रहे हैं, सारे के सारे चीज़ों को यह ख़राब कर सकती है, क्योंकि यह चार्ज्ड होती है जो गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे कैसे पृथ्वी की रक्षा होती है, इसी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्माइल मिशन बनाया है, जिसको भेजा जा रहा है। क्या इससे पहले इसका अध्ययन नहीं किया गया है? किया गया है, लेकिन इन सीटू अध्ययन किया गया है। इन सीटू क्या होता है? स्वस्थाने, जहाँ पर वो संयंत्र स्थापित किया गया स्पेस में, केवल उसी के आसपास की चीज़ों का अध्ययन किया गया है। लेकिन अब जो स्माइल मिशन है, इसके ज़रिए हम काफ़ी ब्रॉड व्यू में, कंप्लीट व्यू के साथ अध्ययन कर पाएंगे, और न केवल इन सीटू जहाँ पर वो सैटेलाइट को, उस मिशन के इक्विपमेंट को रखा जाएगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द भी लाखों किलोमीटर एरिया को कवर करके अध्ययन किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है, और सबसे बड़ी खासियत है कि यूरोप और चीन मिलकर के ये कर रहे हैं, जो कभी कभार ही देखने को मिलता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA एंड चीन, इसके साथ UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड सहित 11 यूरोपीय देश, पूरा कंप्लीट परिवार ही यूरोपियों का, सब मिलकर के अध्ययन कर रहे हैं। लॉन्च व्हीकल क्या होगा? तो यूरोपियन यूनियन का एक लॉन्च व्हीकल वेगा C रॉकेट इसको कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पर PSLV है, तो उनके यहाँ पर वेगा C रॉकेट जो है वो इसका लॉन्च व्हीकल होगा। 2600 किलोग्राम वजन होगा इसका। इसमें लगे 4 वैज्ञानिक उपकरण का कुल वजन 70 किलोग्राम बताया जाता है। 3 वर्ष इसका जीवन काल है, जो पहले डिसाइड किया गया, उससे ज़्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है। इसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, यह अर्थ है ना, तो इस अर्थ के यहाँ से 1.21 लाख किलोमीटर ऊपर रखा जाएगा। नॉर्थ पोल से 1.21 लाख किलोमीटर ऊपर एक अत्यंत झुकी हुई दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल जो वे होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये सारे क्या हो गए इस मिशन के डिटेल, जहाँ से सवाल पूछा जाएगा। नॉर्थ पोल से को साउथ पोल भी किया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बना करके, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब क्या क्या इसमें अध्ययन किया जाएगा भाइयों बहनों, तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा, आराम से पढ़ेंगे, चूँकि दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में। सूर्य लगातार अंतरिक्ष में खतरनाक आवेशित कण चार्ज पार्टिकल, और यह चार्ज पार्टिकल सूर्य पर हो रहे लगातार विस्फोट से सम टाइम वो ऊपर उठ करके बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक उबलता हुआ आग का गोला है, तो आग का गोला हमसे सम टाइम कुछ बाहर निकल आता है, वही हम मानते हैं।
लेकिन ये जो सोलर फ्लेयर्स बाहर निकलते हैं ये सोलर विंड को जनरेट कर देते हैं। एक हवा जैसी हवानुमा चार्ज पार्टिकल की हवा चलती है जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या होता है, उस पार्टिकल पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जैसे हाथ को रब करते हैं तो हाथ पर चार्ज डेवलप हो जाते, वही चार्ज इस पर डेवलप होते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल हमारे सैटेलाइट को, हमारे टेलीविज़न कम्युनिकेशन को, हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, उसके साथ साथ पृथ्वी पर जो बिजलियों का ट्रांसमिशन हो रहा है, बड़े बड़े खंभे इत्यादि दिखते हैं आपको, बिजली के संयंत्र दिखते हैं, उन सब को ये नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल ह्यूमन को ब्लाइंड बना सकता है। इससे रक्षा हमारी बाय नेचर ही कर लेते हैं। कैसे भाई, तो पृथ्वी के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वो इन चार्ज पार्टिकल को दूर धकेल देता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी सुरक्षित रह जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको कहा जाता है मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेट का आवरण पृथ्वी के चारों ओर है, जिसे सौर हवाएं कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर धूमकेतु के आकार का एक चुंबकीय बुलबुला होता है जिसको मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह दिखता तो नहीं है लेकिन होता है। स्माइल मिशन पहली बार इस टकराव के वास्तविक समय में एक्सरे और पैराबैंगनी तस्वीरें लेगा, जिससे पता चलेगा कि हाउ इट वर्क्स, जिससे पता चलेगा कि मैग्नेटोस्फीयर कैसे काम करता है, जिससे आने वाले समय में अगर ये मैग्नेटोस्फीयर कमज़ोर हो जाता है तो मानव इस प्रकार की कुछ चीज़ों को बना करके पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। अरोरा का रहस्य, जब सौर हवाएं मैग्नेटोस्फीयर की बाहरी परत से टकराती हैं तो ध्रुवों के आसमान में शानदार चमकीली डांसिंग लाइट दिखाई देती है, जिसे अरोरा कहा जाता है। यह मिशन इस पूरी प्रक्रिया का व्यापक स्पेक्ट्रम डेटा एकत्र करेगा और बताएगा कि किस प्रकार से अरोरा की घटनाएं घटित होती है। अरोरा ओरियोलिसिस और ऑरिया ऑस्ट्रोलिसिस। ऑस्ट्रोलिसिस दक्षिण में होता है और ऊपर में ओरियोलिसिस होता है। अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान, तीव्र सौर तूफान के कारण हमारी वैश्विक बिजली ग्रिड, जीपीएस, संचार उपग्रह सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ ठप पड़ सकता है, जिससे यह बचाता है हमें। स्माइल मिशन के 4 वैज्ञानिक पेलोड होंगे। यह मिशन रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदन और इन सीटू दोनों प्रकार के काम करेगा। इन सीटू भी काम करेगा, अपने आसपास की चीज़ें भी, और इसके अलावा दूर की चीज़ों के बारे में भी डेटा एकत्र करेगा। इसमें 4 प्रकार के पेलोड लगे हुए हैं। पहला क्या है, सॉफ्ट एक्सरे इमेजर जो ईएसए के द्वारा विकसित किया गया है। अल्ट्रा वायलेट अरोरा इमेजर जो चीनी टीम के द्वारा बनाया गया है। लाइट आयन एनालाइजर जो इन सीटू और हवाओं के भीतर मौजूद जो कण होते हैं उसका यह अध्ययन करेगा। और मैग्नेटोमीटर, यह चीन के द्वारा निर्मित है। यह पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष क्षेत्रों में स्थानीय चुंबकीय क्षेत्रीय ताकत और उसकी दिशा को मापेगा। इससे पहले भी क्या इस प्रकार के मिशन हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, लेकिन वो इतने बड़े स्तर के नहीं थे और वो इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकते थे। ये उनकी खासियत नहीं थी, ये उनकी कमियां थी, जिसको अब दूर किया जा रहा है। अतीत में यूरोपीय एजेंसी के स्वार्म और क्लस्टर। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहे स्माइल, स्वार्म एंड क्लस्टर क्या हैं, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये तीनों स्पेस मिशन है जिसके तहत सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड का अध्ययन किया जा रहा था। तो अब जो है स्माइल, ये इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 2 अमीर लोगों के झगड़े, और उसके बारे में चर्चा में है, जिसमें एलन मस्क की हार हो गई है और एलन मस्क को कोर्ट ने कहा है कि आप गलत हैं और ओपन एआई की जीत हुई है। शुरू कहाँ से होता है मामला, तो पूरे मामले की समझते क्या यहाँ सवाल पूछा जा सकता है। बीपीएससी अब कुछ भी पूछ सकती है, ठीक ना, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम लोग। मस्क बनाम ऑल्टमैन विवाद। सैम ऑल्टमैन कौन है? तो ओपन एआई के संस्थापक महोदय हैं, और एलन मस्क तो आप जानते ही हैं, है ना। तो क्या है देखिए ज़रा, कैलिफोर्निया अमेरिका की जूरी ने एलन मस्क द्वारा ओपन एआई के खिलाफ दायर मुकदमे में ओपन एआई के पक्ष में फैसला सुनाया है। ओपन एआई की बहुत बड़ी जीत हुई है, और अगर ओपन एआई की जीत नहीं होती तो ओपन एआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता, मार्केट में उसका बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता, ख़त्म हो जाता। अब ओपन एआई शेयर मार्केट में उतरने वाली है, आईपीओ लाने वाली है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है,
माना जा रहा है कि 1 ट्रिलियन का वह आईपीओ बन सकता है, 1 ट्रिलियन का आईपीओ बन सकता है। ठीक है, आईपीओ मतलब कोई कंपनी जब पहली बार शेयर मार्केट में आती है, बस इतना ही याद रखिए, है ना। देखिए ज़रा समझते हैं केस क्या था, मामला क्या था। एलन मस्क ने 2015 में सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन के साथ मिलकर ओपन एआई की सह स्थापना की थी। एलन मस्क ने न केवल स्पेसएक्स बनाया है, टेस्ला बनाया है, बल्कि ओपन एआई के सह संस्थापक थे एलन मस्क। 3 लोगों ने मिलकर इसको सह स्थापित किया था। कौन कौन? तो सैम ऑल्टमैन जो फिलहाल में हैं, ग्रेग ब्रॉकमैन और एलन मस्क। 2015 ईस्वी में शुरुआत में इसको एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट एआई अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया गया था। रिसर्च लैब है ये, नॉन प्रॉफिट वाला, है ना, जिसका उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए ओपन सोर्स तकनीक विकसित करना था। ओपन सोर्स तकनीक सब यूज कर सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी पर भी आपको सबसे कम वाला जो है वो 399 पर मंथ का उसका सब्सक्रिप्शन है। लेकिन एलन मस्क का जो अपना एआई है ग्रॉक, उसका भी सब्सक्रिप्शन काफ़ी कॉस्टली 1800-1900 पर मंथ का है ना। तो शुरुआत तो हुई थी मानवता के कल्याण के लिए, लेकिन अंत ऐसे हो रहा है कि मानवता की नौकरी जा रही है। मस्क ने इसके शुरुआती दौर में लगभग 38 मिलियन डॉलर का निवेश भी किया था। मस्क का मुकदमा था। मस्क ने 2024 में मामला दर्ज किया। उनका आरोप था कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ गहरी साझेदारी के बाद ओपन एआई ने अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ दिया और अब वो कमर्शियल इंटरेस्ट की ओर बढ़ रहा है। जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए बनाया गया था, रिसर्च वगैरह के लिए बनाया गया था, वो ये ओपन एआई ने छोड़ दिया। सैम ऑल्टमैन ने उसको त्याग दिया, ऐसा एलन मस्क का आरोप था। उन्होंने सैम ऑल्टमैन राष्ट्रपति ग्रेग बैकमैन को नेतृत्व पदों से, उस समय के प्रेसिडेंट थे ओपन एआई के, उनको ग्रेग बैकमैन को नेतृत्व पद से हटाने की भी मांग की थी। एलन मस्क ने मांग किया था कि ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और जो उसके प्रेसिडेंट हैं ब्रॉकमैन, इन दोनों को ही क्यों ना इस पद से हटा दिया जाए, क्योंकि इन दोनों ने ओपन एआई जिस उद्देश्य शुरू किया था उस उद्देश्य को उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, जूरी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, जो ये सैम ऑल्टमैन और ये कर रहे हैं ओपन एआई, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। 100 बिलियन का जोखिम था ओपन एआई पर कि अगर वो केस हार जाता तो उसको $100 बिलियन का हर्जाना भरना पड़ता, और इसके साथ साथ ओपन एआई जो है वो कंपनी भी कमज़ोर हो जाती, मार्केट में उसका वैल्यूएशन काफ़ी कम हो जाता, क्योंकि अगर वो हार जाता तो सैम ऑल्टमैन को भी अपना पद छोड़ना पड़ सकता था। जो भी है, इस केस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या मुद्दा है, क्या केस है, किसने जीता है, कहाँ से ये उठा था, किन किन लोगों पर आरोप लगे थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी ये होने क्या वाला है, तो ओपन एआई $1 ट्रिलियन का करीब में ये लाने वाली है। $1 लाख के करीब में क्या लाने वाली है, तो आईपीओ। देखिए कितना है पैसा, हाँ 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ फिर डॉलर, उसका आईपीओ लगभग में 1 ट्रिलियन का आईपीओ लाने वाली है, जिससे माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इसका नाम शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है। ये जो आप देख रहे हैं ये एटॉमिक संयंत्र है, एटॉमिक पावर प्लांट है, जिसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में। लेकिन सवाल जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि हाल ही में अरब प्रायद्वीप का पहला पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया था यूएई में। अब जो सवाल पूछा जाएगा वो ये कि हाल ही में ईरान ने अरब प्रायद्वीप के किस एटॉमिक पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया है। तो जो पहला अरब प्रायद्वीप का पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूएई में जो बना हुआ था, उसके ऊपर में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप जो इराक में सक्रिय है, वहाँ से 6 ड्रोन दागे गए। वो तो गनीमत रही कि जो कोर रिएक्टर का एरिया होता है उसको नुकसान नहीं पहुँचा है, नहीं तो रेडिएशंस लीक हो सकते थे, भारी नुकसान हो सकता था। तो इसी को ज़रा मैपिंग पर देखेंगे और शॉर्ट में इस फैक्ट को कवर करेंगे हम लोग। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पिछले 48 घंटों में इराक से उसकी ओर 6 ड्रोन दागे गए। जो ड्रोन यूएई के संवेदनशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास जाकर टकराया, जिससे वहां पर आग लग गई। इसका नाम क्या है? इराक से आए तीनों ड्रोन सीधे बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्या नाम है इसका? बराका नाम है, बराका या बराकाह भी कहा जाता है इसको, अरेबियन भाषा में बराकाह भी कहा जाता है, इसको ज़रूर याद रखें। इसी पर अटैक किया गया है। बराका स्वतंत्र संयंत्र अरब जगत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, वाणिज्यिक कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है।
अरब वर्ल्ड का पहला है यह, अरेबियन प्रायद्वीप जितने भी हैं उन देश उन सब का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है जिस पर यह अटैक किया गया है। वो तो गनीमत रही कि कोर एरिया इसका सुरक्षित रहा, जिसके कारण से इसको नुकसान नहीं पहुंचा है। ये यूएई है, देखिए यूएई के कहाँ पर स्थित है, देखिए यूएई की सीमा है, ये यूएई की सीमा इस प्रकार से है ना। यहाँ पर ओमान आ जाता है, ये ओमान का एरिया है। यहाँ पर है बराका परमाणु संयंत्र, यहाँ पर है, इसी पर अटैक किया गया। कहाँ से? तो इराक से। इराक के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम लोग? क्योंकि ये देखिए नया टॉपिक, मतलब एक देश ने दूसरे देश में घुस करके, पहले सुनते थे सीक्रेट मिशन कर लिया, है ना, जासूस भेज दिए, ये तो दो दो सैन्य बेस बना लिए। कहाँ पर? तो इराक में के डेजर्ट में इजराइलियों ने। तो इराक में गुप्त इजरायली सैन्य ठिकाने, जिसके बारे में पता कब चला कि एक चरवाहा जो है वो गलती से इस सैन्य ठिकानों के आसपास चला गया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने उसका पीछा किया और उसको मार दिया। तो न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उसने इसकी खोज पड़ताल की भाई, तो उनको पता चला कि इजरायली सैन्य ठिकाना बना हुआ है इराक के डेजर्ट के एरिया में। सोचिए किस तरह का हो गया है कि इराक को ये तक पता नहीं चला कि उसके देश में बैठ कर के इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक कर रहा है। और इस बेस का उपयोग भी किया गया इजराइल के द्वारा, जब पिछले साल 2025 जून में जब ईरान पर अटैक हुआ था तो इसी बेस से अटैक किया गया था। अमेरिका को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन अमेरिका ने इराक को कभी भी नहीं बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खोजी रिपोर्ट के अनुसार इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में पिछले कई महीनों से 2 इजरायली सैन्य ठिकाने गुप्त रूप से संचालित हो रहे थे। एक स्थानीय चरवाहे अवाद अल सम्मरी की मौत हो गई क्योंकि इसको इजरायली सैनिकों ने मार दिया खदेड़ कर, क्योंकि गलती से उस इलाके में घुस गया था। इजरायली बलों 2024 के अंत में सुदूर और अस्थायी ठिकानों को बनाना शुरू किया था। इस गुप्त ठिकाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईरान और इत्यादि जगहों पर अटैक करना, और 2025 में जो 12 दिवसीय युद्ध हुआ था उसके दौरान इसका उपयोग भी किया गया था। सवाल क्या पूछेगा? इराक की सीमा किन किन देशों से लग रही है? देखिए कुवैत है, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा, ये ईरान है, ये ईरान है, यहाँ पर तुर्की है, तुर्की, सीरिया है, ये जॉर्डन है, और ये इराक काफ़ी बड़ा विस्तृत एरिया है। लेकिन सॉवरेनिटी इसकी कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि कई सारे सैनिक यहाँ पर घुसते रहते हैं, कई सारे देशों ने भी घुसपैठ किया हुआ है। और यहीं पर ये जो आपको दिख रहा है लोकेशन, यहीं पर इजराइल के द्वारा यह सैन्य पट्टी बनाया गया था जहाँ से उसके एयरफोर्स और बाकी सेनाएं ऑपरेट कर रही थी, और इसके बारे में इराक को जानकारी ही नहीं थी। बगदाद से कोई ख़ास दूर नहीं है। इराक के रेगिस्तान के बारे में अब जो हम लोग ज़रा पढ़ेंगे क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। यह क्षेत्र मानचित्र और भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए क्या है? अल बादिया, क्या नाम है इसका? अल बदिया या इराकी पश्चिमी रेगिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा अल बदिया क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा अल बदिया क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? इराकी पश्चिमी रेगिस्तान। भौगोलिक रूप से अल बदिया या इराकी रेगिस्तान कहा जाता है, पश्चिमी रेगिस्तान या सीरियाई रेगिस्तान, क्योंकि एक ही रेगिस्तान है, उसको दोनों देश शेयर करते हैं। जैसे अपने यहाँ जो थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों देश उसको शेयर करते हैं। इसी प्रकार से इराकी जो वेस्टर्न रेगिस्तान है जिसको अल बदिया भी कहते हैं, अल बदिया को 2 देश शेयर करते हैं, सीरिया एंड इराक। क्या है ये? तो पश्चिमी रेगिस्तान और दक्षिणी रेगिस्तान 2 भागों में बटा हुआ है। अल नुकैब का क्षेत्र है यहाँ पर, सऊदी अरब के सीमा से लगा अल नफूद का क्षेत्र है दक्षिणी रेगिस्तान, इराक का जो दक्षिणी रेगिस्तान है। पश्चिमी रेगिस्तान में गुप्त बेस पाए गए हैं फिलहाल में, वेस्टर्न जो इसका रेगिस्तान है वहीं पर गुप्त बेस पाया गया है। यह रेगिस्तान इराक के कुल भूभाग का लगभग 40 से 50% हिस्सा कवर करता है। यह मुख्य रूप से इराक के सबसे बड़े प्रांत अल अंबर में फैला हुआ है, इराक का यह प्रांत है। यह पश्चिम में सीरिया और जॉर्डन से, दक्षिण में सऊदी अरब की सीमाओं से मिलता है। अल नुकैब जिसके बारे में कहा गया है वह इस पश्चिमी रेगिस्तान का एक रणनीतिक शहर है जो इसी के समीप में स्थित है। सऊदी अरब जाने वाले तीर्थयात्री, व्यापारिक मार्ग और इत्यादि के लिए इसका उपयोग आज से नहीं काफ़ी पहले से किया जा रहा है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। धरातलीय इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर केवल सहारा या थार के जैसा रेत नहीं है, पत्थर और पथरीला इलाका होता है, बहुत ही कठोर इलाका है। यहाँ कई सूखी नदियाँ, घाटियाँ पाई जाती जिन्हें वादी कहा जाता है, जैसे वादी अल गदफ़। हाल ही में चर्चा में रहा वादी अल गदफ़ कहाँ पर है?
तो वो इराक़ में स्थित है, ज़रूर याद रखें। और यहाँ की जो जनभूमि है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो एक कैमोफ्लेज के जैसे काम करता है। मतलब लोगों के छिपने, सैनिकों के छिपने या फिर गुप्त बेस बनाने के लिए काम करता है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर निवासी रहते ही नहीं है। इतना कठोर टेरेन में कौन रहेगा भाई, भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है इसकी। तो इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है जिसके बारे में आपको याद रखना है। आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया आज के। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।